लास्ट क्लास में हम लोगों ने रे डायग्राम्स और डेरिवेशन पढ़ा था किसी भी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का, जिसका काम था किसी दूर के ऑब्जेक्ट को बड़ा मैग्नीफाई करके दिखाने का। क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत दूर था तो उसकी इन्वर्टेड इमेज भी अगर बन जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी। और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में आप लोगों ने अगर कॉपी पे लिखा होगा तो आप चेक करके देखो, इन्वर्टेड इमेज बनी थी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। क्लियर? लेकिन अब हम लोग जो दूसरा टेलीस्कोप बेटा पढ़ने चल रहे हैं उसका नाम है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। टेरेस्ट्रियल का मतलब ये हो गया कि अर्थ पर ही खड़े होकर अगर अर्थ की ही किसी दूर की चीज को या किसी पहाड़ को, किसी बॉर्डर को जब आप देखने की कोशिश करते हो तो वहां पर हमें इन्वर्टेड इमेज नहीं चाहिए। अगर हम किसी पहाड़ पे खड़े होकर कहीं देखें चाइना का बॉर्डर है और वो बॉर्डर हमें उल्टा दिखाई पड़े तो वो नहीं चलेगा। मतलब वहां पर हमको जो है सीधी इमेज ही चाहिए। क्लियर? तो ऐसे में बेटा जो रे डायग्राम है उसमें थोड़ा सा चेंज हमें करना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज तो आप देखो, एक ऑब्जेक्टिव लेंस होगा। तो ये हो गया एक ऑब्जेक्टिव लेंस हम लोग यूज कर रहे हैं। और क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत दूर होता है टेलीस्कोप में, तो आने वाली लाइट रेज जो है वो जनरली कैसी होती हैं? पैरेलल टू ईच अदर। तो इस तरह की लाइट रेज आएंगी पैरेलल टू ईच अदर और ये किसी एक पॉइंट पर जाकर कन्वर्ज हो जाएंगी। और आप सबको पता है ये पॉइंट होता है फोकस के नीचे का पॉइंट। ठीक है? मतलब इमेज कहां बनती है? फोकल प्लेन पर इमेज बनती है। तो ये एक इमेज बनी ए डैश बी डैश। अब हमारा काम ये है कि अगर बगल में हमने एक आई पीस रखा जिसके फोकस के अंदर ये है, तो सोचो ये इसकी मैग्नीफाइड इमेज इधर ही बना देगा जैसा एस्ट्रोनॉमिकल में हुआ था। क्लियर? तो हमको इन्वर्टेड इमेज नहीं चाहिए। हमको ऐसा चाहिए कि अगर ऑब्जेक्ट ऐसा था, सीधा ऑब्जेक्ट था, तो उसकी जो इमेज बने वो भी सीधी इमेज बने। बात समझ में आई? मतलब हमको प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इमेज बनानी है, ना कि नीचे बनानी है। इन्वर्टेड नहीं चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक लेंस बेटा यहां पर और यूज किया, और ये वाला लेंस कहलाता है इरेक्टिंग लेंस। क्या कहलाता है? इरेक्टिंग लेंस। किसी भी कॉन्वेक्स लेंस के केस में जरा सोचो, आपने 6 डिफरेंट केसेस पढ़े हैं, 6 में से 5 केसेस में इमेज कैसी बनती है? रियल एंड इन्वर्टेड। छठवां जो केस था वही याद करिए, हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में यूज किया था। ठीक? जो 5 केसेस थे जिसमें रियल इन्वर्टेड इमेज बनती है, उसमें से एक केस होता है जिसमें अगर ऑब्जेक्ट 2f पर रखा जाए, 2f पर यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी 2f पर बनती है और इन्वर्टेड इमेज बनती है, रियल बनती है, सेम साइज की इमेज बनती है। यानी कॉन्वेक्स लेंस से अगर सेम साइज की इमेज आपको बनवानी है इससे, तो आपको ऑब्जेक्ट 2f पर रखना चाहिए। यानी कि इस वाले इरेक्टिंग लेंस का जो भी फोकल लेंथ होगा उसके डबल 2f पर यानी डबल लेंथ पर हम लोग क्या करेंगे, इस इमेज को रखेंगे। तो कहने का मतलब देखो, ऑब्जेक्ट पहली बात हमारे हाथ में नहीं था, ऑब्जेक्ट दूर था, वहां से आने वाला इमेज बन गया यहां पर, और ये जो पॉइंट रहा होगा ये बोलो इसका फोकस रहा होगा। ठीक है? तो इसको हम लोग FO भी बोल सकते हैं, दिस इज फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब जहां पर इसका फोकस था उसके हिसाब से हमने इस वाले इरेक्टिंग लेंस को क्या किया? शिफ्ट किया। और इसको ऐसा शिफ्ट किया कि ये इसके 2f पर हो जाए। मान लो इसका फोकल लेंथ था 10 सेंटीमीटर, तो ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 20 सेंटीमीटर। करेक्ट? अगर 2f पर होगा तो बेटा ये क्या करेगा, इसकी 2f पर ही सेम साइज की इन्वर्टेड इमेज बनाएगा। अब ये ऑलरेडी इन्वर्टेड था, इन्वर्टेड का इन्वर्टेड सीधा। समझ में आई? तो यहां पर इस पॉइंट पर ये क्या करेगा, एक इमेज बनाएगा, और इमेज का साइज चेक कर लो वही था जो ऑब्जेक्ट का साइज था, एंड दिस डिस्टेंस विल बी आल्सो 2f। करेक्ट? अब हम लोग यहां पर एक आई पीस यूज करेंगे, और कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है कि भाई आई पीस के फोकस के अंदर, है ना, आई पीस के फोकस के अंदर ये वाली इमेज होनी चाहिए। तो ये हो गया आई पीस लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब ये वाली जो इमेज बनी है इसका मैं नाम लिख रहा हूं A डबल डैश B डबल डैश। करेक्ट? देखो, अगर आप यहां से यहां का रे डायग्राम बनाना चाहते हैं तो तरीका बड़ा सिंपल है। एक लाइट रे, देखो मैं पहले से बना रहा हूं कि आपको पहले इमेज बना लेनी, सेम साइज की इमेज पहले ही बना लेनी, और इक्वल डिस्टेंस पे नाप के बना लेनी है। बात समझ में आया? उसके बाद ये फॉर्मेलिटी वाला काम हम करेंगे,
और फॉर्मेलिटी ये है कि एक लाइट रे हम पैरेलल लाए, पैरेलल आने वाली लाइट रे बोलो कहां से जाती है, फोकस से, तो इसको हम ले ही ऐसा जाएंगे कि ये फोकस से होती हुई इसके टॉप पॉइंट से ऐसे जाए, करेक्ट। और दूसरी वाली जो लाइट रे है वो हम लोग यहां से ऑप्टिकल सेंटर से पास कराती हुई यहां पर मिला देंगे। कुछ बात समझ में आया? तो इस तरीके से देखो ये आपका रे डायग्राम बन जाएगा, इधर से निकलकर ये यहां पे गया, ठीक। यहां पर A डबल डैश B डबल डैश बन गई इमेज। अब क्योंकि ये आई पीस है और आई पीस के फोकस के अंदर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, ठीक, तो यहां कहीं पर होगा बेटा FE, फोकस ऑफ आई पीस, और जितने डिस्टेंस पर इधर है उतने ही डिस्टेंस पर इधर भी होगा FE, करेक्ट। रे डायग्राम बनाने के लिए फिर से तरीका क्या है कि अगर एक ऑब्जेक्ट रखा है फोकस के अंदर रखा है तो इमेज बोलो यहां कहीं बनेगी, वही हमें करना है। तो एक लाइट रे आई बेटा ऐसे पैरेलल, ठीक है, इसको मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं, और यहां से इसको हम लोग ले जाएंगे फोकस पर, और दूसरी एक लाइट रे आप ले जाओगे सीधे सीधे ऑप्टिकल सेंटर की तरफ, लाइक दिस। तो आई पीस से जितनी भी रे डायग्राम या रेज निकली हैं वो सब मैंने देखो येलो से दिखाया। राइट साइड में तो नेचर इसका डाइवर्जिंग है, राइट में उसको मिलना नहीं है, तो आप क्या करोगे, इसी को पीछे की तरफ बढ़ाओगे। जहां कहीं पे मिल जाएगा तो बस वहीं पे इसकी इमेज फॉर्म हो जाएगी। तो इसको हम लोग बढ़ा के देखते हैं। एक तो ये हो गया, और एक लाइट रे यहां से लाओ, यहां कहीं पे, यहां कहीं पे ये जाकर के मिल गया। तो ये बेटा उस पॉइंट पर फाइनल हमारी इमेज बन गई। और एक चीज और चेक करिए, ये जो इमेज बनी है, दिस इमेज इज कैसी है ये, इट इज इरेक्ट इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज कैसी है भाई, तो ये चेक करो A डबल डैश B डबल डैश, तो ये नाम हो गया A ट्रिपल डैश B ट्रिपल डैश। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन इस चीज का हो जाता है कि सर आप जब रे डायग्राम बना रहे थे तो आपकी इमेज यहां बनी थी, और जब हम लोग बना रहे हैं तो हमारी इधर बन गई या इधर बन गई। भाई हो सकता है ये लाइट रे मेरे में मिलाने पे यहीं मिल गई, आपने हो सकता है थोड़ा इसको अलग तरीके से खींचा हो तो ये मिलाने पे कहो यहां मिले, ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। बात समझ में आया? ऐसे ही माइक्रोस्कोप में भी है, हो सकता है मैंने माइक्रोस्कोप में इमेज हमने यहां बनाई हो, ठीक, हो सकता है तुम जब लाइट रे मिलाओ तो इधर कहीं मिले जाके, तो इधर बने, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वो जैसा रे डायग्राम है, जैसा आपने डिस्टेंसेस लिया होगा उसके हिसाब से उसकी पोजीशन हल्का फुल्का इधर उधर शिफ्ट हो सकता है। इतने में कोई डाउट हो भाई तो बताइए। दिस इज टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। सिर्फ एक नई बात आई है, वो ये है कि हमने एक इरेक्टिंग लेंस यहां पर यूज कर लिया, दैट्स इट। बाकी सब पुराना है, कोई नई चीज नहीं है। रे डायग्राम में बेटा कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्लियर है? अगर मैं आपसे इसमें एक क्वेश्चन पूछूं कि भाई लेंस ऑफ टेलीस्कोप बताओ कितना है, तो क्या बताओगे? लेंस नहीं, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, टेलीस्कोप का लेंथ, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। लेंथ ऑफ टेलीस्कोप मतलब डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। तो बताओ भाई कितना होगा डिस्टेंस? ये तो FO है, तो ये जो डिस्टेंस होगा, क्या ये डिस्टेंस FO होगा? फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव प्लस 2F प्लस ये क्या चीज है? इट इज UE। FE क्या होगा? UE। दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई पीस। तो इसका मतलब टोटल डिस्टेंस हो गया भाई FO प्लस 4F प्लस UE। एनी डाउट? सही है। फाइनल इमेज हम लोग ने कहां बनवाई है? ये फाइनल डिस्टेंस कहां बनवाते हैं? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी 25 सेंटीमीटर पे। बोलो यार। और वो 25 सेंटीमीटर कहां से होगा? कहां से होगा? आई पीस से, क्योंकि हम लोग की आईज तो यहीं कहीं होंगी ना। अरे आंखों से 25 सेंटीमीटर पे बनवाना है, तो आई पीस से इमेज की डिस्टेंस कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर। और ऐसा ही हम लोगों ने कंपाउंड में भी बनवाया है, ऐसा ही हम लोगों ने सिंपल माइक्रोस्कोप में भी बनाया है, करेक्ट है। कई बार हमसे
क्वेश्चन में बोलते हैं, चाहे टेलीस्कोप हो या माइक्रोस्कोप हो, हमसे बोलेंगे ड्रॉ रे डायग्राम फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट्स। जैसे आज के आपके पेपर में लिख के आया था नॉर्मल एडजस्टमेंट्स। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब फाइनल इमेज कहां बनी है? इन्फिनिटी पर। नॉर्मल एडजस्टमेंट मींस फाइनल इमेज इज एट इन्फिनिटी। अगर लिख करके आए कि यही सेम चीज आप बनाओ नॉर्मल एडजस्टमेंट्स के लिए, तो फाइनल इमेज कहां होनी चाहिए? इन्फिनिटी पे। और फाइनल इमेज अगर इन्फिनिटी पे करनी है तो देखो एवरीथिंग इज सेम यहां तक। बस यहां बता दो अगर इसके थ्रू फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे चाहिए तो ऑब्जेक्ट कहां होना चाहिए? किसके फोकस पर? आई पीस के। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ना, तुमको इसी पॉइंट को लिख देना, यही एफ ही है बस। अभी कहां पर है ऑब्जेक्ट? फोकस के अंदर। जब फोकस के अंदर होगा तो इधर कहीं इमेज बनाएगा और वो इमेज बनेगी 25 सेंटीमीटर पे, करेक्ट। और अगर आपसे बोले कि नॉर्मल एडजस्टमेंट्स में हमें बनाना है, मतलब इमेज इन्फिनिटी पर है, मतलब ऑब्जेक्ट इसके फोकस पर है, इसका मतलब यही पॉइंट क्या हो जाएगा? एफ ई, फोकस ऑफ आई पीस। और जब ये फोकस ऑफ आई पीस होगा तो जरा ध्यान से देखो, एक लाइट रे ऐसे निकलेगी, फोकस से जाएगी, ये ऐसे जाएगी, और ये दोनों लाइट रेज उस सिचुएशन में कैसी होंगी? पैरेलल। और पैरेलल लाइट रेज कहां मिलती हैं? जाके इन्फिनिटी पर। कुछ बात समझ में आई? तो इस तरीके का इमेज फॉर्म होगा। फिलहाल मैं एक जगह लिख दे रहा हूं ताकि आपके दिमाग में रहे, नॉर्मल एडजस्टमेंट्स। और ये शायद मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि अगर कभी रिलैक्स्ड आईज की बात करें, बताया था रिलैक्स्ड आईज टर्म यूज किया था कि नहीं? नहीं किया था। अच्छा, ये दूसरी जगह में लगता है मैंने बताया होगा। रिलैक्स्ड आईज अगर ये टर्म यूज कर दें, नॉर्मल एडजस्टमेंट्स की बात कर दें, देखो आप खुद बताओ, अगर ऑब्जेक्ट यहां पे रखा है 25 सेंटीमीटर पे तो नॉर्मली देख पाते हो, या इन्फिनिटी पे रखा है तो नॉर्मली देख पाते हो? आंखों पर स्ट्रेस कब कम पड़ता है? दूर की चीज को देखने में या पास की चीज को देखना? स्ट्रेस कब कम होता है? दूर की चीजों को देखने में स्ट्रेस कम होता है। आप कहीं अपने बिल्डिंग पे खड़े हो जाओ और चांद को देखो, उसको देखने में आईज पे कोई स्ट्रेस नहीं, नॉर्मल आंखें रहेंगी, दिखेगा। लेकिन पास की किसी चीज को अगर देखना है तो आपको आंखें बड़ी या छोटी करनी पड़ती हैं, एडजस्ट करना पड़ता है। रिलैक्स्ड आईज का मतलब दूर तक देख रहे हैं, ऐसे नॉर्मली हम देख रहे हैं तो हमें दूर तक दिखाई पड़ रहा है, इन्फिनिटी तक। पास की चीजों के लिए आईज को एकोमोडेट करना पड़ता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन पढ़ा है ना, तो वो आईज के एडजस्टमेंट को हमें शिफ्ट करना पड़ता है। क्लियर? तो कभी भी रिलैक्स्ड आईज की बात करें या नॉर्मल एडजस्टमेंट्स की बात करें, मतलब इमेज कहां पर है? इन्फिनिटी पर, यानी इमेज एट इन्फिनिटी। ये बात ध्यान रखना। क्लियर है? ऐसा लिख करके आता है, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक, तो ये रे डायग्राम है, साफ सुथरा बढ़िया रे डायग्राम है, ऐसा पूछा जाता है, ये आपको आना चाहिए। ठीक, अब एक चीज और मुझे बताओ, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो या तो चांद सितारा कोई है, या तो कोई अर्थ का ही बहुत दूर का कोई, जैसे चाइना बॉर्डर है। ठीक, हम किसी पहाड़ पे खड़े हैं और वहां से हमको चाइना बॉर्डर दिखाया जा रहा है, तो कहने का मतलब उसके थ्रू जो तुम इमेज ये बना भी दोगे इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, ये इमेज ऑब्वियस है बहुत फुल एचडी की इमेज तो फिर भी नहीं हो पाएगी। बोलो यार, जैसे हमको मून की इमेज चाहिए तो ऑब्वियस है मून के अंदर किसकी बिल्डिंग बनी है हम थोड़ी ना देख पाएंगे, ये हमको नहीं समझ में आएगा। हमको तो बस मोटा मोटा इतना बड़ा दिख रहा है तो भाई इससे और बड़ा दिख जाएगा, लेकिन दिखेगा एक गोला, उसके अंदर उबड़ खाबड़ कुछ एक रफ टाइप का एक इमेज मिल जाएगा। बहुत एग्जैक्ट इमेज आप नहीं निकाल सकते टेलीस्कोप से। इसका मतलब यहां पर इमेज को और क्लियर करने की चांसेस बहुत ज्यादा है कि और अच्छा कर दो, कुछ ऐसा करो कि इमेज और बेटर हो जाए और बढ़िया हो जाए। ये स्कोप एकदम बना हुआ, जब तक हम यहां से बैठ के इतना जूम ना कर दें कि चांद पे अंदर कौन जादू कहां पर है वो सब हमें पता चल जाए। बात समझ में आ रहे हैं? तो जैसे वो मूवी देखी होगी ना, वो जादू वाली, कोई मिल गया, तो उस मूवी में अगर वो जादू कहीं से आया था, वहां तक अगर हम जूम कर करके देख पा रहे हैं टेलीस्कोप से, तब समझो कि हमारा काम 100% हो गया। लेकिन उतना काम कहां हो पाना है। ऐसे ही कोई बाहर से सोचो अर्थ के अंदर देख ले कि हम लोग की ये क्लास कहां चल रही है, नहीं देख पाएगा, वो भी उतना ज्यादा जूम नहीं कर पाएगा। इसका मतलब यहां पर स्कोप बहुत ज्यादा है इमेज को जूम करने का और क्लियर करने का। क्लियर? तो ऐसे में दिमाग ये लगाया गया कि सर लेंस जो होता है वो हमेशा एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। आप खुद सोचो, मिरर और लेंस अगर दो चीजें रखी जाएं तो ज्यादा अच्छी इमेज किसमें बनती है? शीशे में जब अपना चेहरा देखते हो या लेंस के थ्रू, प्रोजेक्टर के थ्रू दिखाया जाए तब आपको बढ़िया मिले?
ऑब्वियस है मिरर, मिरर के थ्रू इमेज बहुत साफ सुथरी बनती है इन कंपैरिजन टू लेंस। और यही कारण है कि अगर ये प्रोजेक्टर के थ्रू चलाया जाता है तो आपको बहुत साफ सुथरा, बहुत क्लियर नहीं दिखता है इन कंपैरिजन टू मिरर। बात समझ में आई? कारण क्या है? रिफ्लेक्शन जब भी रिफ्रैक्शन जब भी होता है, लाइट रे पहले इस लेंस के अंदर जाती है, फिर इधर निकल के इधर इमेज बनती है। तो काफी अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी को तो लेंस खुद ही पहले एब्जॉर्ब कर लेता है। जब वो एब्जॉर्ब कर लेगा, जब खुद एब्जॉर्बेंस उसका कंप्लीट हो जाएगा, तब वो लाइट रे की लाइट एनर्जी को इधर की तरफ भेजेगा। तो काफी सारा अमाउंट ऑफ एनर्जी ये क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। इसकी वजह से इमेज की क्लैरिटी थोड़ी कम हो जाती है। तो लोगों ने सबसे पहला दिमाग ये लगाया, और लोगों में कौन आया? न्यूटन। न्यूटन हर चीज में आगे थे, तो न्यूटन इसमें भी आए। उन्होंने कहा ऐसा करो, ये जो लेंस यूज कर रहे हो इसको हटाओ, इसकी जगह मिरर लगाओ, क्योंकि इतना दिमाग तो उन्हीं के पास था। उन्होंने कहा इसमें मिरर लगा लो, मिरर लगाओगे तो जो भी लाइट रे आएगी वो सब तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और मिरर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता नहीं, तुरंत रिफ्लेक्ट कर देता है। यही कारण है मिरर को चाहे गर्मी में छुओ चाहे ठंडी में छुओ, हमेशा ठंडा ही रहता है। गर्मी में भी मिरर के ऊपर हाथ रखोगे ठंडा ही रहेगा, लेकिन लेंस जो है वो कुछ समय के बाद काफी हीट हो जाता है, अच्छा खासा हीट हो जाता है, क्योंकि वो एनर्जी को बार बार एब्जॉर्ब कर रहा है। बात समझ में आई? तो न्यूटन ने कहा कि ऐसा करो, मैं तुम्हें दूसरा टेलीस्कोप बना के दिखा रहा हूं, और उसका नाम है न्यूटोनियन टेलीस्कोप। न्यूटोनियन टेलीस्कोप। तो न्यूटन साहब ने न्यूटोनियन टेलीस्कोप में क्या किया? इन्होंने कहा कि भाई जो ऑब्जेक्टिव लेंस था ना, भाई देखो किसी भी ऑब्जेक्ट से आने वाली मैक्सिमम लाइट रेज सबसे पहले बेटा कहां पर आती है? कहां पर आती है सबसे पहले? अगर मैं इसकी बात करूं तो लाइट रेज इनिशियली कहां पर आ रही है, किसके ऊपर आ रही है? ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर। यही कारण है कि टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव होता है वो बड़ा होता है। क्यों बड़ा करते हैं? अगर बाहर वाला लेंस बड़ा होगा तो ज्यादा से ज्यादा लाइट रेज एब्जॉर्ब कर पाएगा। बोलो यार। और अगर मैं इसको माइक्रोस्कोप की तरह छोटा कर दूं तो उसमें अगर लेंस ही छोटा होगा तो आने वाली लाइट रेज भी बहुत कम होंगी, और जब कम ही लाइट रेज आएंगी तो फिर क्लियर इमेज कैसे बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। इसलिए हमने क्या किया? ऑब्जेक्टिव को बड़ा किया। अब मुद्दा ये, सर फिर माइक्रोस्कोप में क्यों छोटा किया? वहां ही बड़ा कर देते, वहां तो ऑब्जेक्टिव इतना बड़ा था, इससे भी छोटा था, हमें तो दिख ही नहीं रहा था। बोलो यार। तो अगर ऑब्जेक्ट ही बहुत छोटा है तो उसके लिए इतना बड़ा लेंस भी बहुत है, लेकिन टेलीस्कोप के केस में ऑब्जेक्ट बहुत दूर है और बहुत बड़ा है। सन से जो लाइट रे आती है केवल इतने रेंज में नहीं आती है, इतने में तो हम लोग बनाते हैं, लेकिन वो निकलती तो हर तरफ है ना, तो लाइट रे तो हर डायरेक्शन में जा रही है। तो कहने का मतलब जितना बड़ा ये लेंस होगा, बोलो उतनी ज्यादा एनर्जी ये अब्सॉर्ब कर पाएगा, तो उतनी बढ़िया, उतनी बेटर इमेज जो है ये बन पाएगी। करेक्ट? तो इसलिए उन्होंने क्या कहा कि वो जो ऑब्जेक्टिव लेंस था उसको हटाओ और उसकी जगह आप कॉनकेव ऑब्जेक्टिव मिरर यूज करो। कॉनकेव ऑब्जेक्टिव मिरर यूज करो, तो इससे फायदा क्या होगा? आने वाली लाइट रेज तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। करेक्ट? तो ये सबसे पहले देखो, ये एक मिरर है और ये जो है प्रिंसिपल एक्सेस मान लेते हैं, और आने वाली लाइट रेज देखो ऐसे दिखाते हैं, ये लाइट रेज आ रही है क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है बोलो वो इंफिनिटी पर है, तो आने वाली लाइट रेज कैसी होनी चाहिए? पैरेलल टू ईच अदर। तो इस तरह की लाइट रेज आ रही हैं। और ये वाले मिरर का नेचर क्या है बेटा? कॉनकेव मिरर का नेचर क्या होता है? इट इज कन्वर्जिंग। तो आने वाली लाइट रेज को ये एक पॉइंट पर कन्वर्ज करने की कोशिश करता है। ठीक? अब लाइट रेज कन्वर्ज होके मिल जाती, उससे पहले ही हमने एक मिरर और यूज कर लिया, एक मिरर और यूज कर लिया। ये मिरर का काम सिंपल है, लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करना, और ये एक सिंपल प्लेन मिरर है। ठीक है? तो ये देखिए लाइट रे यहां तक आई, और क्योंकि हमने इस तरह का एक प्लेन मिरर यूज कर रखा है, तो प्लेन मिरर क्या करेगा भाई? लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा। तो उसने इस वाली लाइट रे को देखो इधर की तरफ रिफ्लेक्ट किया, और अगर मुझे इसको जस्टिफाई करना है तो मैं कैसे जस्टिफाई करूंगा? रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो एंगल आई शुड बी एंगल आर, और एंगल आई अगर निकालना है तो बोलो यहां नॉर्मल बनाना पड़ेगा। ठीक है? नॉर्मल के साथ ये एंगल आई है, तो ऐसे ही नॉर्मल के साथ ये वाला एंगल आर होगा। तो एंगल आई बराबर एंगल आर हमने किया, वहां भी किया,
और इधर नीचे भी किया, चेक करो, इसको भी हमने रिफ्लेक्ट कराया, करेक्ट। तो ये लाइट रे आ रही थी, पहले इधर रिफ्लेक्ट हुई और ये रिफ्लेक्ट होके मिल जाती, उसके पहले ही हमने एक प्लेन मिरर यूज किया और प्लेन मिरर ने सिंपल बस एक काम किया है, उस लाइट की डायरेक्शन को थोड़ा घुमा दिया। जो लाइट रेज इधर अंदर ही अंदर जाके मिल रही थी उसको उसने बाहर निकाल दिया। बोलो यार, ठीक। अगर खुद सोचो, जो इंस्ट्रूमेंट है, अगर इंस्ट्रूमेंट के ही अंदर रिफ्लेक्टेड लाइट रेज रह गई तो हम इंस्ट्रूमेंट के अंदर तो आंख उछल के देखेंगे नहीं कि इमेज कहां दिखनी है। बोलो यार, हमारे पास जब तक लाइट रे निकल कर आंख में नहीं आएगी तब तक हमको दिखने वाली नहीं है। तो हमको कुछ भी करके जुगाड़ ये लगाना था कि हम टेलीस्कोप की पाइप के अंदर तो आंख नहीं डाल पाएंगे यहां तक। बोलो भाई, तो हमने क्या किया, उसको एक प्लेन मिरर लगा के इधर उधर डायरेक्शन घुमा दिया और डायरेक्शन ऐसा घुमाया कि वो नीचे लाइट रे आई। और यहां पर एक छोटा सा आई पीस हमने यूज कर लिया, क्योंकि आई पीस लेंस आंखों के लिए होता है और बहुत छोटा लेंस होता है, तो ये बहुत ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। मैक्सिमम एनर्जी तो ये ले लेता था, वो बवाल हमने खत्म करा दिया। ठीक, अब ये लाइट रेज आ रही हैं और पैरेलल लाइट रेज निकलेंगी, यहां पर हम लोग की आईज होंगी और हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। कुछ बात समझ में आई? न्यूटन ने इतना दिमाग चीजों में लगा दिया। अब ये जो डिवाइस बनी, ये डिवाइस को अगर मुझे कवर करना हो पूरी तरीके से, तो ये सोचो एक सिलेंड्रिकल शेप की बेटा डिवाइस हो गई। अगर मैं इसको बनाऊं, जैसे देखिए, अगर मैं इसको मुझे कवर ही करना हो तो इस तरीके का एक सिलेंड्रिकल शेप इसका बनेगा, ऐसा, और बस ये एक पोर्शन और निकलेगा, तो यहां भी ऐसा बनेगा। मतलब इस टेलीस्कोप का जो शेप ओवरऑल निकल करके आया वो ये होगा, एक पाइप ऐसा होगा भाई, पाइप के अंदर ये दोनों लेंसेस फिट होंगे या मिरर फिट होगा, और नीचे की तरफ एक छोटा सा और ऐसे लटका होगा, और उस वाले में हमें क्या रखेंगे, हम ये वाला लेंस, आई पीस लेंस। ओवरऑल इसका जो शेप है वो टी शेप में बना। बोलो भाई, करेक्ट है? दूर से तुम्हें देखने में क्या दिखेगा, एक इस तरीके का सिलेंडर दिखाई पड़ेगा, जिसमें इधर की तरफ कौन सा लेंस होगा, मतलब लेंस तो है ही नहीं, कॉनकेव ऑब्जेक्टिव मिरर होगा, इधर की तरफ लाइट रे आएगा, अपना रिफ्लेक्ट कराएगा, और इधर से नीचे की तरफ उसमें आईपीस लगा होगा। तो हम लोग अपनी आंखें यहां लगाएंगे, आईज हम लोग ऐसे लगाएंगे नीचे की तरफ, और फिर वो जो है अपना उधर से देख रहा हो। कुछ बात समझ में आई? मतलब जैसे अगर मान लो उधर मून है, तो इस मिरर को तो मून की तरफ लगाएंगे, तो हमको अपनी आंखें इधर लानी पड़ेंगी, यहां से ऐसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे तब उधर की चीज हमको दिख रही होगी। ठीक, ये इतना दिमाग न्यूटन ने लगाया। और ऑब्वियस है, जो इसके पहले एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आपने पढ़ा था, उससे तो बहुत अच्छी इमेज इसने बनाई, करेक्ट? उससे बहुत ही बढ़िया इमेज, बहुत ही क्लियर इमेज उसने बनाया, क्योंकि वहां पर ज्यादातर लाइट एनर्जी को तो लेंस खुद ही एब्जॉर्ब कर ले रहा था। यहां पर बस एक अच्छा, बहुत अच्छा फायदा हुआ कि ये वाला जो लेंस, ये वाला जो मिरर है, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, जो भी एनर्जी आ रही है लाइट रे उसको तुरंत रिफ्लेक्ट कर रहा है अपना, हमने यहां पे उसकी इमेज को देखा, करेक्ट? आप लोग जब रे डायग्राम बनाएंगे तो ये पिंक वाला आपको बनाने की जरूरत नहीं है, तो मैं हटा ही दे रहा हूं, ठीक है भाई? केवल ये मैंने आपको शेप बता दिया है कि इसका शेप टी टाइप का शेप बना। क्लियर? अब हाँ भाई बताओ, ये ऑब्वियस है? नहीं, हम इसी को करेंगे। हाँ, अच्छा ये बताओ, पहले बल्ब आया कि ये ट्यूबलाइट आया कि फिर एलईडी आया? बल्ब। तो अब बताओ, बल्ब को पढ़ाना छोड़ दें? भाई जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे चीजें एडवांस होती जाएंगी। सबसे पहले लेकिन बल्ब आया, अब क्या हम एडिसन का वो एक्सपेरिमेंट कि उसने 1200 एक्सपेरिमेंट किए, मेहनत सब भूल जाए? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एकदम स्टार्टिंग से एलईडी नहीं बन सकती थी। तो जहां तक उसका दिमाग काम किया, अगले ने पहले एक टंगस्टन का बल्ब बनाया, बल्ब को और मॉडिफाई हमने किया तो हमने सीएफएल बना लिया, और अच्छा जब हुआ तो हमने फिर रॉड बनाया, रॉड में भी और मॉडिफिकेशन किया तो एलईडी वाली रॉड बना ली। आगे समय में हो सकता है और कुछ हो जाए कि ये जो इतनी बड़ी दिख रही है इसकी बजाय इतनी छोटी सी आ जाए, लेकिन लाइट उतनी ही दे। आगे समय में और को एडवांस हो जाए तो बहुत कम पावर ले, जो कि हो ही गया। जैसे ये शायद 14 वाट की है, ये हो सकता है कल को 5 ही वाट में इतनी ज्यादा लाइट देने वाली आ जाए। तो ये समय के साथ बेटा एडवांसमेंट होता रहेगा, लेकिन अगर पढ़ाना शुरू करोगे
तो ऑब्वियस है बेसिक से पढ़ाओगे, क्योंकि सोचो सबसे हल्का कॉन्सेप्ट एडिसन के उसी बल्ब में रहा होगा, और उसमें कॉन्सेप्ट के नाम पे क्या है, एक टंगस्टन का वायर है, उस वायर में करंट फ्लो कराओ, करंट फ्लो कराओगे तो वो रेड हॉट होगा, गर्म होगा हीट देगा, और हीट के साथ साथ लाइट भी देगा। उसका कॉन्सेप्ट देखो एकदम सिंपल है, जिसको क्लास 9-10 के बच्चे को भी समझाया जा सकता है। लेकिन अगर मैं इस एलईडी रॉड की बात करूं तो इसके अंदर का डिटेल्ड कॉन्सेप्ट, इसके अंदर क्या चीज है, अब इसके अंदर गैस भरी होती है, गैस में क्या क्या होता है, करंट पास करेंगे तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो टूटेंगे, आयंस में कन्वर्ट होंगे। अब इतना सब बवाल एक बार समझाएं तो आप लोग भले समझ लोगे 12th में हो, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनको समझाने के लिए बहुत कुछ समझाना पड़ेगा। इसलिए यार हर चीजों को हम लोग डिलीट नहीं मार सकते, ठीक है। तो सबसे पहला तो वही एस्ट्रोनॉमिकल ही बना था, उसमें भी एडवांसमेंट करके लोगों ने टेरेस्ट्रियल यूज कर लिया, उसमें भी और एडवांसमेंट करके लोगों ने न्यूटोनियन टेलीस्कोप बना लिया। ये सबसे अच्छा है अभी तक जितना आपने पढ़ा। अब इसमें भी लोचा है। लोचा क्या है, अगर मिरर तुमने यूज किया तो मिरर की अच्छाइयां अगर तुम्हारे लिए हैं तो मिरर की बुराइयां कौन झेलेगा, वो भी आप ही को झेलना पड़ेगा। अगर आपने यहां यूज किया तो मिरर में भी एक डिफेक्ट होता है, कौन सा, स्फेरिकल एबरेशन। किसी भी स्फेरिकल मिरर में एक डिफेक्ट होता है जिसका नाम है स्फेरिकल एबरेशन। स्फेरिकल एबरेशन का मतलब याद करो जरा, जो लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास हैं वो तो एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाती हैं, पैराक्सियल रेज, लेकिन जो दूर होती हैं मार्जिनल रेज वो एक पॉइंट पर कन्वर्ज नहीं होती है, वो फोकस के अगल बगल कन्वर्ज होती हैं, जिसकी वजह से फोकस ब्लर्ड हो जाता है। मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक। तो स्फेरिकल एबरेशन का जो डिफेक्ट है वो भाई साहब इसके साथ चल रहा है, ठीक। तो इमेज बनी तो पहले से काफी अच्छी भी बनी, लेकिन इसमें और ज्यादा सुधार की पॉसिबिलिटी है, और उसको सुधारा अगले टेलीस्कोप में, और उसका नाम है कैसेग्रेन। इट्स नेम इज कैसेग्रेन टेलीस्कोप। कैसेग्रेन में बेटा क्या किया, वो जो ऑब्जेक्टिव कॉनकेव मिरर था उसकी जगह हम लोगों ने कौन सा मिरर यूज कर लिया, पैराबोलिक मिरर। और याद करिए मैंने आपको उस समय भी बताया था, क्यों भाई, स्फेरिकल एबरेशन को सही करने के कितने तरीके थे, 2-3 मेथड्स थे। पहला स्टॉपर्स यूज कर लो कि मार्जिनल रेज ही उड़ा दो, गायब कर दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, तो वो हटा ही दो या तो, ठीक। दूसरा तरीका क्या था कि मिरर ही छोटा लाओ। अब यहां पे अगर मैं छोटा मिरर यूज कर लेता हूं तो जब छोटा मिरर होगा तो थोड़ी लाइट आएगी, थोड़ी आएगी तो थोड़ी रिफ्लेक्ट करेगा, तो इमेज की क्लैरिटी कम हो जाएगी। तो हम यहाँ मिरर को छोटा भी नहीं कर सकते थे, तो फिर अल्टीमेटली ये बना कि भैया ऐसा करो, कॉनकेव हटाओ और पैराबोलिक मिरर यहाँ पे यूज कर लो। तो ये है बेसिकली पैराबोलिक ऑब्जेक्टिव मिरर। बात समझ में आई बेटा, ये ऑब्जेक्टिव मिरर ही है, बस पैराबोलिक शेप का है, ताकि वो स्फेरिकल एबरेशन वाला जो डिफेक्ट था वो डिफेक्ट हमारा क्या हो जाए, सही हो जाए। अब इसमें देखो क्या होगा, अगेन एक बीच से जो लाइन जाएगी उसका नाम क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस मान लो, और क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो आने वाली लाइट रेज बेटा कैसी होंगी, पैरेलल टू ईच अदर। तो इस तरह की लाइट रेज देखिए आ गई, और अगेन इसका भी नेचर कैसा होता है, कन्वर्जिंग, है तो कॉनकेव ही, बस थोड़ा सा हमने कर्वेचर और बढ़ा दिया। तो इस तरह की ये लाइट रेज आई, और इधर भी देखो लाइट रे आई, और फिर से वही बात, अगर ये कन्वर्ज हो जाएगा तो हमको आंख यहां पे लानी पड़ेगी, और पाइप के अंदर वहां तक आंख पहुंचा नहीं पाएंगे। इसलिए फिर से जुगाड़ यही करना है कि कुछ भी करके ये जो लाइट रेज हैं, इन लाइट रे को इस डिवाइस से बाहर निकालो। बात समझ में आई? तो हम क्या करेंगे, इस डिवाइस से बाहर निकालेंगे, और बाहर निकालने के लिए वी विल यूज दिस टाइम अ कॉन्वेक्स मिरर। इस बार हम लोग एक कॉन्वेक्स मिरर का यूज कर लेंगे, और ये कॉन्वेक्स मिरर जरा सोचो क्या करेगा, लाइट रेस को फिर से रिफ्लेक्ट कराएगा, बोलो यार। तो ये लाइट रे को मैंने क्या कराया, रिफ्लेक्ट कराया,
और ऐसा रिफ्लेक्ट कराया कि वो मतलब ऐसा रिफ्लेक्ट करा रहे हैं कि वो एकदम यहां से होके निकले। क्लियर? इस जगह से होके निकले, और इस जगह से होके निकलने का मतलब ये हुआ, यहां पर हम लोगों ने एक छोटा सा होल किया, यहां पर इतने में मिरर में क्या किया, एक छोटा सा छेद कर दिया, होल करा दिया, ड्रिल करा दिया, ठीक है, ताकि जो यहां से लाइट रेज आ रही है सीधे निकल जाए बाहर। समझ रहे हैं? सीधे जब लाइट रे बाहर निकल जाएगी तो यहां पर मैं यूज कर लूंगा आईपीस, और आने वाली लाइट रेस को वो क्या कर देगा, पैरेलल। क्या ये बात समझ में आई? ये हो गया आईपीस, ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर और हमने यूज कर लिया। पीछे वाले में हमने कौन सा मिरर यूज किया था भाई? प्लेन मिरर यूज किया था। दैट वाज अ सिंपल प्लेन मिरर, 15 से 20 डिग्री इंक्लाइंड था ये मिरर। ठीक, ऐसे ही यहां पर हमने कॉन्वेक्स यूज किया। अब जरा इसका बेनिफिट देखो क्या है। पहली बात कि सर क्या डिफरेंस है इसमें और न्यूटोनियन वाले में? तो पहला डिफरेंस तो बेटा ये है कि इसमें स्फेरिकल एबरेशन वाला डिफेक्ट नहीं है, तो कुछ क्लैरिटी तो उससे बढ़ गई। दूसरा एक फायदा इसमें और है कि अगर मैं इसके शेप को बनाऊं तो इसका शेप सोचो कैसा होगा। इट्स शेप इज सिंपल सिलेंडर। बोलो यार, इसका शेप एक पाइप के जैसा होगा, सिलेंड्रिकल पाइप के जैसा होगा, और बेनिफिट उसका यह है कि ये ज्यादा कॉम्पैक्ट है। भाई अगर कोई चीज पाइप जैसी है तो इसको ऐसे ऐसे दबा के अपना मोड़ माड़ के छोटा सा करके रखा जा सकता है, लेकिन अगर कोई चीज टी शेप की है तो उसमें हम ये काम नहीं कर सकते। तो वही वाली बात आई कि जो चीज बेटा एकदम लेटेस्ट होगी वो टेक्नोलॉजी वाइज सबसे बढ़िया होगी। तो इसमें दो फायदे हैं। पहला, क्लैरिटी उससे ज्यादा बढ़ गई, और इसका जो साइज है वो कॉम्पैक्ट साइज हो गया, छोटा साइज हो गया, कंपैटिबल साइज हो गया। तो क्या ये बात समझ में आ गई सबको? तो सबसे पहली बात, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो आने वाली लाइट रेज भाई पैरेलल आएंगी, और वो इस मिरर से रिफ्लेक्ट होंगी। रिफ्लेक्ट होती उसके पहले ही हमने एक कॉन्वेक्स मिरर लगाया, तो वो मिरर लाइट रे को ऐसे भेजेगा। ठीक, और ये जो पॉइंट है ये बड़ा खास पॉइंट है, उस पैराबोलिक मिरर के सेंटर पे हमने एक होल कर दिया ताकि जो लाइट रे यहां से आ रही है वो ऐसे निकल जाएगा। और एक चीज और सोचो, अगर किसी एक पॉइंट से आने वाली लाइट रेज आई पीस से पास होने के बाद पैरेलल हो जा रही है, उसका मतलब ये पॉइंट उस आई पीस का फोकस है। बोलो यार, फोकस पे जब ऑब्जेक्ट होता है तभी तो लाइट रे पैरेलल होती है, यानी इमेज कहां बन रही है? इन्फिनिटी पर। तो ये जो मैंने बनाया है ये मैंने नॉर्मल एडजस्टमेंट्स में बनाया है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो ये जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज FE, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। क्या ये बात समझ में आई? कोई डाउट हो भाई बताओ। क्यों उल्टी क्यों बनेगी? हाँ ठीक है, कह सकते। देखो वैसे भी जब बात थी चांद सितारे की तो हमने पहले ही आपसे कहा था इन्वर्टेड भी इमेज होगी तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमको तो केवल टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में इन्वर्टेड इमेज नहीं पसंद है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ पर ही रखा ऑब्जेक्ट। अब कोई पहाड़ ऐसा है इसकी वजह उल्टा दिखाई पड़ेगा तो नहीं चलेगा, हाँ समझ रहे हैं। लेकिन कोई मून है, स्टार है, वो उल्टा भी बन जाएगा तो हमें क्या प्रॉब्लम? हम कौन सा उसके बारे में सब डिटेल जानते ही थे, हमको तो गोला ही दिखाई पड़ता था। तो इन्वर्टेड भी होगा चलेगा, ठीक है। तो इनका एक पॉइंट बहुत बढ़िया है, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि सर ऊपर वाली जो लाइट रे थी देखो रिफ्लेक्ट हुई, ओवरऑल वो लाइट रे कहां पहुंची? नीचे। तो ये एक बड़ा अच्छा ऑब्जर्वेशन इनका रहा कि अगर सीधा ऑब्जेक्ट होगा तो ये फाइनली इमेज कैसी बना रहा है? इन्वर्टेड। लेकिन ठीक है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? दूसरी बात, आपसे सिर्फ और सिर्फ अगर इस पे पूछा जाएगा तो सिर्फ रे डायग्राम पूछा जाएगा। डायरेक्टली आपको लिख के देंगे कि ड्रॉ रे डायग्राम ऑफ कैसेग्रेन, या ड्रॉ रे डायग्राम ऑफ न्यूटोनियन टेलीस्कोप, या ड्रॉ रे डायग्राम ऑफ टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। ठीक, और एस्ट्रोनॉमिकल की अगर बात करेंगे तो हो सकता है कि आपसे डेरिवेशन, फार्मूला, मैग्निफिकेशन कुछ भी पूछे।
बात समझ में आई? इन सब में आपसे न कभी फॉर्मूला पूछेंगे, न कभी कोई न्यूमेरिकल पूछेंगे, वो आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ रे डायग्राम आना चाहिए। क्लियर? हाँ, डिफरेंस जरूर पूछ सकते हैं कि आपको बोल दें कि न्यूटोनियन का रे डायग्राम बताओ, बनाओ और ये बताओ कि कैसेग्रेन कैसे इससे बेटर है, तो आप बताओगे स्फेरिकल एबरेशन सही हो रहा है, और दूसरी बात उसका साइज कॉम्पैक्ट है। बात समझ में आई? आगे बढ़ा जाए। अब इसमें एक आखिरी चीज और आती है आपके इस चैप्टर में, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। लेंसेज को बेटा अगर ऐसे कंबाइन किया गया कि ये मान लो एक लेंस ये है और इसी के साथ कांटेक्ट में एक लेंस हमने और रख दिया, ठीक है, इसको कांटेक्ट में मानो, और इसका फोकल लेंथ f1 है, इसका फोकल लेंथ f2 है, तो ऐसे में कॉम्बिनेशन का जो फोकल लेंथ होता है 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये बात समझ में आ रही है भाई सबको कि अगर दो लेंसेज हमने कंबाइन किया है तो इफेक्टिव फोकल लेंथ का फॉर्मूला ये है 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, और 1/f का मतलब होता है बेटा पावर। सो पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन इज सिंपली इक्वल टू P1 प्लस P2, पहले का पावर इंटू दूसरे का पावर। करेक्ट है? अगर कभी मन हो इसको डिराइव करने का, वैसे आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन अगर कभी मन हो इस फार्मूला को डिराइव करने का, तो एक ऑब्जेक्ट यहां पे रख लेना, करना कुछ नहीं है, इस वाले ऑब्जेक्ट का पहले एक इमेज आप बनवाओगे पहले वाले लेंस से, यहां का इमेज बनेगा, और ये उस वाली इमेज को दूसरे के लिए एज अ ऑब्जेक्ट बिहेव करा देंगे, मतलब वो फॉर्मूला दो बार लग जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। सिंपल, दो बार जैसे लगा के ऐड करोगे बस सीधे सीधे ये आ जाए। कुछ समझ में आई बात? जैसा मैंने लेंस मेकर्स फॉर्मूला में कराया था, याद करो, पहली इमेज बनवाई थी पहले सरफेस से और दूसरी इमेज बनवाई थी दूसरी सरफेस से। याद आ रहा है कुछ? लेंस मेकर फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप भूल गए तो फिर से जाके रिवाइज करिए। लेंस मेकर फार्मूला और रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, ये इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, मतलब एक क्वेश्चन उधर से और एक इधर से, ये बनना श्योर है। माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप से भी कोई एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और एक उधर से, चाहे लेंस मेकर फार्मूला आ जाए और चाहे आपका वो रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस का डेरिवेशन आ जाए, तो इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। फिलहाल यहां से हमें क्या क्या चीजें पता चली? कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ हम निकाल सकते हैं, कॉम्बिनेशन का पावर निकाल सकते हैं, और एक मैंने मैग्निफिकेशन भी आपको बताया था। बोलो भाई, ये चीज बताई थी कि नहीं बताई थी? ये बताया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, MO इंटू ME, तो वहां भी वही चीज था, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, यहां भी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है। क्लियर? तो अगर कॉन्टैक्ट में है तो ये काम होगा, और अगर मान लो बेटा कॉन्टैक्ट में ना हो तो एक लेंस ये है और एक लेंस मान लो ये है, दोनों के बीच का डिस्टेंस d है और फोकल लेंथ है f1 और f2। वैसे तो ये सब कोई बहुत ज्यादा आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर आएगा तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला जान लीजिए, ये फॉर्मूला आप सीधे सीधे अप्लाई कर देंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2। सिर्फ ये एक छोटा सा टर्म और ऐड हो जाएगा, माइनस d/f1 f2। ठीक, पावर के टर्म्स में अगर आप बताओगे तो P बराबर P1 प्लस P2 माइनस D टाइम्स P1 P2। चेक कर लो, पावर बोलो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होता है, तो ये सिंपल बन जाएगा ऐसा, और मैग्निफिकेशन विल रिमेन सेम, यानी कि M1 इंटू एज इट इज। तो अगर लेंसेज कांटेक्ट में है तो ये वाला फार्मूला, अगर वो कांटेक्ट में नहीं है तो ये वाला। करेक्ट? डायरेक्ट फार्मूला आप दिमाग में रखिएगा, बहुत ज्यादा इसके डेरिवेशन में अब जाना ही नहीं है, पूछा नहीं जाएगा कभी। फॉर्मूले, इस वाले फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत रेयर चांस है आने का, बट ठीक है तो जान लो ऐसा हो सकता है। क्लियर? कभी आपसे हो सकता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में ये चीज लगाने की कोशिश करा दे, क्योंकि वहां पे भी सोचो डी का मतलब क्या हुआ, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप। बोलो यार, लेंथ का मतलब तो यही बताया था मैंने कि डिस्टेंस बिटवीन बोथ लेंसेस, तो यही तो है डी। तो हो सकता है आपको किसी क्वेश्चन में बोले कि अगर ये माइक्रोस्कोप है तो जरा इफेक्टिव फोकल लेंथ भी बता दो, हालांकि अभी तक हुआ नहीं है कभी ऐसा, बट अगर कभी बोलेंगे तो आप रखोगे f1 पता है, f2 हमें पता है, डिस्टेंस हमको पता है, यहां रख देना वैल्यू उठा के, ये f आ जाएगा। करेक्ट? पावर हो सकता है पूछ दें कि इफेक्टिव पावर बताइए कॉम्बिनेशन का, तो हम पावर निकाल सकते हैं यूजिंग दिस फार्मूला।
एनी डाउट इन दिस? ठीक है, सो दिस वाज ऑल इन दिस चैप्टर। यही है आपका पूरा का पूरा रे ऑप्टिक्स। अच्छे से रिवाइज कर लेना, ये एक स्कोरिंग टॉपिक है, इससे अच्छा खासा बोर्ड एग्जाम में भी आता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आता है। अब हम लोग अगली क्लास में इसके न्यूमेरिकल्स भी हम लोग को करने हैं, ठीक, तो न्यूमेरिकल्स पर भी हम लोग आएंगे और फिर हम लोग वेव ऑप्टिक्स की तरफ बढ़ेंगे, ठीक।